आज का नया वीडियो और हम लोग यहाँ पे आज जो है देखेंगे, कुछ रिवीजन करेंगे सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑब्लिक प्रॉब्लम्स अबाउट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। चाहे तो आप इससे पहले की जो है मैं यहाँ पे जो है चीज़ों को रिवाइज करूँ, आप एक बार जो है जो हीट के हमने जो है वीडियो बनाए हैं अब एक बार उनके लिए थ्रू एंड थ्रू हो सकते हैं, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलते हैं। कह रहे हैं एक जगह पे कि वेपर इज इंजेक्टेड इन ए क्लोज वेसल। क्लोज वेसल है और यहाँ पे इनिशियली वैक्यूम था, यानी कि प्रेशर की वैल्यू 0 थी। एट कांस्टेंट रेट कॉन्स्टेंटली वेपर को इंजेक्ट किया जा रहा है और उसका आंसर कहा जा रहा है कि प्रेशर फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम्स कांस्टेंट। कारण क्या है? कहेंगे जैसे जैसे आप एयर जब वेपर अंदर भेजते जाओगे वैसे वैसे जो वेपर है उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसके अंदर ड्राई एयर भी होगी, तो डिफ्यूज़न होगा धीमे धीमे करके, और एक समय के बाद ये डिफ्यूज़न का रेट जो है वो थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाएगा और प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा। ये इसका आंसर हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को जो है एक बात और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये एक और तरीके से आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे कि ये इसी चीज़ को समझाने का एक दूसरा अंदाज में बताने जा रहा हूँ। ये SVP है, ये दूसरा रिमार्क आ रहा है SVP। इसको सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कहते हैं। लेट अस रब इट, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे जरा जो है इस बात को आप समझे थोड़ा सा कि ये क्या चीज है। यहीं से इस सवाल का आंसर निकलता है और बेहतर तरीके से समझ में आता है। क्या है वो? एक हमारे पास कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो है पानी है और ऊपर से जो है कुछ हॉट एयर है या टेम्परेचर जो है सरफेस का ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा। ध्यान से बस समझते रहेंगे। इवेपोरेशन शुरू हो जाएगा। ये इवेपोरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है और इंडिपेंडेंट होता है एरिया से, एक्सपोज्ड एरिया से ये इंडिपेंडेंट होता है। तो ये उठना शुरू हो जाएगा। यहाँ से जो है जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो थर्मल एनर्जी गेन करेंगे। थर्मल एनर्जी गेन करेंगे इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी गेन करेंगे हाफ एम बी स्क्वायर। तो वेलोसिटी बढ़ जाना, उछल जाना। किधर को? अंदर तो जाएंगे नहीं, ऊपर को चले जाएंगे। ऊपर बैठी है ड्राई एयर। वो ड्राई एयर क्या करेगी? इसका जो वाटर कंटेंट है वो अपने अंदर ले लेगी, इनको सुखा देगी, वापस भेज देगी। अब शुरुआत में क्या होगा? कहेंगे शुरुआत में जो है ऊपर की पूरी ड्राई एयर बैठी हुई है, बड़ी तेजी से आ रहा है वाटर कंटेंट और बहुत तेजी से उसके अंदर जो है एब्जॉर्ब हो जा रहा है। अब सवाल इस बात का है कि वाटर कंटेंट एब्जॉर्ब होता गया। एक समय के बाद पता लगा साहब कि ऊपर की एयर तो जो है सैचुरेट हो गई। नाउ इट इज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब द वाटर वेपर या वाटर कंटेंट। तो अब जितना वाटर वेपर जाएगा उतना वाटर वेपर वापस आएगा। अब ये साइकिल पूरी हो जाएगी ऐसी। इस समय ये सैचुरेट हो चुका है और इस समय जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा दैट विल बी नेम एज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ये बात हुई यहाँ पे। अब हम आपको जो है अगली बात दिखाते हैं। कह रहे हैं हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास एंड मटेरियल ऑफ द बॉडी। हमने देखा हुआ है dq बराबर mc/dt होता है। mc बराबर हो जाएगा dq अपॉन dt। इसी mc को हम नाम देते हैं हीट कैपेसिटी। sc बराबर dq अपॉन dt। और यहाँ पे देखना कि यही है क्या? mc के बराबर। तो कहा जा रहा है कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास एंड मटेरियल ऑफ द बॉडी। मास हो गया और c हो गया। c क्या चीज? स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट। ये सब क्या है? कहेंगे ये सब तो जो है मटेरियल पे ही डिपेंड किया करता है। और c के बारे में जो है आप जानते हैं कि ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो c की वैल्यू 0, अगर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है तो c की वैल्यू इनफाइनाइट, और Cp यूजुअली ग्रेटर देन Cr होता है, Cv होता है। इन बातों को मैं सिर्फ जो है रिवाइज कर दे रहा हूँ, हालांकि मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सारी बातें आप जानते हैं। तो अब आगे अगला सवाल जो आ रहा है वो है कि हीट कैपेसिटी, यहाँ पे हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो रेशियो है वो किस बात पर डिपेंड करेगा? सर ये Q अपॉन MC हो गया, ये Q अपॉन NC हो गया। dq बराबर MC dt, dt बराबर कर दिया गया है n अपॉन n। n क्या जी? नंबर ऑफ मोल्स।
ये हो गया क्या चीज का आंसर जो है, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मास, और यहाँ पे मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, और इनटू में मास है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिकुलर वेट के। क्या चीज, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एंड मोलर स्पेसिफिक हीट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट। और अब मैं आपको बताता हूं अगले सवाल पे। यहाँ पे ये कर्व दे रखा गया और बहुत कॉमन एरर होती है यहाँ पे, जो है ये वाला एरिया पहले कम हो रहा है, ये वाला एरिया फिर बढ़ रहा है, और पीवी कर्व के बीच में और वॉल्यूम एक्सिस के बीच में जो घिरा हुआ एरिया होता है वही हमको देता है क्या चीज, वर्क डन। तो यहाँ पूछते हैं आपकी जो है कि वर्क डन का क्या हाल होगा। बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए आपको दिखाया जा रहा है। और अगर आप यहाँ पे वीडियो रोक लीजिए, आंसर सोच लीजिए, आप में से मैक्सिमम का आंसर होगा कि वर्क फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, या इसका उल्टा होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज वर्क इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग, क्योंकि ये लगातार एक्सपेंशन की तरफ को बढ़ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे एक बात और आपसे कर लें कि अगर ये पीवी कर्व है, एक्स वाई हो गया, ये पी हो गया, ये वी हो गया, अगर ये पीवी कर्व ऐसा है तो ये घिरा हुआ एरिया आपको देगा वर्क डन। और अगर ऐसा ना हो करके कुछ और है, मान लीजिए साहब की जो है ये ऐसा है, ये P है और ये V है, तो ध्यान रहे ये पूरा एरिया नहीं बल्कि ये इतना एरिया ऑफ द लूप आपको लेना होगा, और निकल आएगा वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इन थर्मोडायनेमिक्स। इन बातों को ध्यान रखना चाहिए, अक्सर गलती हो जाया करती है। अब आगे की बात पे आपको लाते हैं। कह रहे हैं साहब की जो है कि अगर किसी प्रोसेस में ऐसा हो रहा है, अब जरा हम लोग जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लें, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कह रहे हैं कि अगर ऐसा प्रोसेस है, किसी प्रोसेस में ऐसा है, तो मान लीजिए कि पक्का समझ लीजिए कि प्रोसेस एडियाबेटिक है और टेम्परेचर का क्या हाल होगा, ये सवाल जानना चाहता है आपसे। चलिए साहब डेल्टा क्यू बराबर 0 कर दीजिए, तो डेल्टा यू बराबर माइनस का डेल्टा डब्ल्यू हो गया, डेल्टा यू बराबर माइनस का डेल्टा डब्ल्यू हो गया। और अगर एक्सपेंशन है अगर, तो डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा पॉजिटिव, और डेल्टा यू हो जाएगा नेगेटिव। और du बराबर एम सी बी डी टी, ऑलवेज करेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, du बराबर एम सी बी डी टी, ऑलवेज करेक्ट। तो ये जो डेल्टा यू है ये डेल्टा टी पर डिपेंड करता है, ये नेगेटिव हो गया, यानी कि टेम्परेचर मस्ट फॉल, टेम्परेचर मस्ट डिक्रीज, ये इसका आंसर हुआ। और एक बात याद रखेंगे जो है आप सभी लोग, एडियाबेटिक एक्सपेंशन कॉजेस कूलिंग एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन कॉजेस हीटिंग। तो ये हो गई बात, हमारे पास है एक रिमार्क हमारा ये भी हो गया है। और हाँ बताया मैंने आप लोगों को, एडियाबेटिक एक्सपेंशन कॉजेस कूलिंग एंड एडियाबेटिक कंप्रेशन कॉजेस हीटिंग एट हाई टेम्परेचर। हाँ अब यहाँ पे हम लोग जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज टू एक्सप्लेन द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटोमिक के लिए 5, ट्राइटोमिक के लिए 6। और यहीं पे समझ लीजिएगा कि अगर डायटोमिक गैस है और इसको हाई टेम्परेचर कर दिया गया है तो इट विल बिकम 6। ट्राइटोमिक है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है तो इट विल रिमेन 6, और अगर हाई टेम्परेचर है तो इट विल बिकम 7। यही बताने की कोशिश की जा रही है कि हाई टेम्परेचर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस बिकम इफेक्टिव। अगले रिमार्क पे आपको लाया जा रहा है, ये अगला पॉइंट आपका हीट ट्रांसफर का है। इन रूम कंटेनिंग एयर हीट गोज थ्रू, हीट जो फ्लो करती है एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज अंडर प्रोसेस ऑफ कंडक्शन भी, कन्वेक्शन भी और रेडिएशन। कंडक्शन कैसे कहा गया है, रूम यानी रूम का मतलब दीवार का मतलब क्या, सॉलिड, और सॉलिड का मतलब क्या हो गया कि जो है इसमें कंडक्शन होगा। अच्छा, और जो एयर है उसमें क्या होगा, कन्वेक्शन होगा। और एयर पूरे रूम में थोड़ा ना हो सकती है, बीच बीच में खाली जगह होगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा। हीट कैसे फ्लो कर पाएगी, कहेंगे विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। तो हीट का फ्लो होगा अंडर प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यहाँ पे आपको टेम्परेचर आपका ट्रू और फॉल्टी स्केल में रिलेशन का जो है सवाल बनेगा,
ध्यान रहे T माइनस एल एफ पी माइनस अपॉन में यू एफ पी माइनस एल एफ पी बराबर एफ, एफ का मतलब फॉल्टी स्केल रीडिंग, माइनस एल एफ पी अपॉन यू एफ पी माइनस एल एफ पी। इन बातों को ध्यान रखिएगा। थर्मोमेट्री की तरफ से 2 सवाल ही इंपॉर्टेंट बनते हैं। अब रेंज वेंज नहीं पूछते हैं, या इसका टेम्परेचर नापना है कि इसको कौन सा थर्मोमीटर लगाएंगे, ये सब नहीं पूछते हैं। अब ये पूछते हैं या फिर ये दूसरी चीज पूछते हैं, ये वाली। तो ये टी ट्रू स्केल रीडिंग हुई। ट्रू स्केल रीडिंग क्या हो गया? कहेंगे जो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, रैंकिन, ये सब ट्रू स्केल हैं। इनके अलावा अगर मैंने कोई स्केल डिजाइन किया तो वो फॉल्टी स्केल हो जाएगा। मान लीजिए कहा जा रहा है कि जो है मामला है फ़ारेनहाइट का, तो इसका LFP जो होगा वो 32 हो जाएगा, UFP जो होगा वो इसका 212 हो जाएगा। सवाल कह रहा है कि अगर यहाँ पे ट्रू स्केल में रीडिंग में आ रहा है 112, तो ये फॉल्टी स्केल क्या पढ़ेगा? जबकि फॉल्टी स्केल का LFP मान लीजिए कि है आपका 80 और UFP मान लीजिए कि है 280। मान फॉल्टी स्केल में रीडिंग क्या होगी? सवाल इंपॉर्टेंट। 112 माइनस 32 ट्रू स्केल माइनस LFP अपॉन में ये UFP 212 माइनस 32, ये हो गया 112 में, हाँ ठीक है, बराबर आ जाएगा F माइनस LFP यानी कि 80 अपॉन UFP 280 माइनस 80 और 112, 2 में से 2 गया 0, 11 में 3 गया 8, और ये हो गया 180 F माइनस 80 बराबर 200। 20 ने काटा 9, ये काटा 10, यहाँ गया 800, 800 बटे 9 बराबर F माइनस 80, F माइनस 80 बराबर, ये 9 से काटोगे तो 9 8 72, 9 8 72, 8 आया, फिर 88 आ गया, और F बराबर 176 डिग्री आ गया। रिलेशन बिटवीन ट्रू स्केल एंड फॉल्टी स्केल। मैं इसको रोक के रखे हूँ और रब नहीं कर रहा, ध्यान से देख लें। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही है, नॉर्मल सवालों की बात नहीं हो रही। तो यहाँ से ट्रू एंड फॉल्टी स्केल वाली बात खत्म हो गई। अब हम आपको लाते हैं यहाँ पे डेल्टा P अपॉन P बराबर डेल्टा T अपॉन T। ये आपका कौन सा लॉ कहेंगे? प्रेशर लॉ। डेल्टा V अपॉन V बराबर डेल्टा T अपॉन T भी हो सकता है, कौन सा लॉ कहेंगे? चार्ल्स लॉ। यहाँ पे सवाल क्या कहता है जरा ये समझिएगा। कहता है सवाल कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज के लिए आपका प्रेशर जो बढ़ गया या बदल गया वो था 0.1%। अब सवाल जो है साफ साफ कह रहा है कि इनिशियल टेम्परेचर बताइए, और वो भी केल्विन स्केल में बताइए। एट कांस्टेंट वॉल्यूम 2 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज हुआ है टेम्परेचर में, और प्रेशर में बिल्डअप हो रहा है चेंज 0.1%। इनिशियल टेम्परेचर बताइए किसमें? कहेंगे केल्विन स्केल में। तो कहेंगे पहली बात तो समझिए कांस्टेंट वॉल्यूम है तो प्रेशर लॉ चलेगा। प्रेशर लॉ के लिए फॉर्मूला मैंने लिख कर रखा हुआ है, कैसे आ गया? कहेंगे P2 अपॉन P1 बराबर T2 अपॉन T1, P2 अपॉन P1 माइनस 1 बराबर T2 अपॉन T1 माइनस 1, डेल्टा P अपॉन P1 बराबर डेल्टा T अपॉन T1। यही फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था। अब सवाल इस बात का है कि डेल्टा P अपॉन P1 आपने हमको दे रखा है 0.1%, यानी कि ये 0.1 अपॉन 100 हो गया। अब यहाँ पे जब ये केल्विन कहता है ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का दिमाग घूम जाता है। ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड को वो केल्विन में रखना शुरू कर देते हैं। कितना जोड़ते थे? कहेंगे 273, कहेंगे 275 रखना चालू कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल दोनों में नंबर ऑफ इंटरवल 100 होते हैं, इसलिए चेंज जितना सेल्सियस स्केल में होगा उतना ही चेंज केल्विन स्केल में होगा। तो ये जो आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड था, यही 2 केल्विन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा तो 1000, और T1 बराबर हो जाएगा 2000 केल्विन। ये होगा आपका इनिशियल टेम्परेचर। मैं रुके हुए हूँ, आप देख सकते हैं, आराम से देख लें इसको, क्योंकि मैं आपको एक्सपेंशन में आपको अगली चीज में लाना चाहता हूँ। एक्सपेंशन सॉलिड और लिक्विड का। यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर
कोई कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है, कंटेनर में कोई लिक्विड है और कंटेनर उस पूरे सिस्टम को जो है गर्म कर दिया गया। द होल सिस्टम इज हीटेड और कूल डाउन, और हमने पाया कि जो आपका कंटेनर था वो नॉन एक्सपेंडेबल था। आपका जो लिक्विड का लेवल था वो मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ गया है। कहेंगे ये जो 2 सेंटीमीटर लेवल ऊपर उठा है ये रियल एक्सपेंशन है। अब दूसरे केस पे आ जाइए, वही स्थितियां हैं, बट नाउ द कंटेनर इज एक्सपेंडेबल ऑल्सो। नतीजा अब जो 2 सेंटीमीटर का चेंज अगर आपको दिखाई पड़ रहा है तो इस 2 सेंटीमीटर के चेंज में एक्सपेंशन है कंटेनर का भी और एक्सपेंशन है लिक्विड का भी। अभी ये एपेरेंट एक्सपेंशन हो गया है, और इन दोनों में जो रिलेशन आएगा वो गामा आर बराबर गामा ए प्लस गामा जी। रियल एक्सपेंशन बराबर एपेरेंट एक्सपेंशन प्लस ये कंटेनर का एक्सपेंशन है जिसको कि क्यूबिकल एक्सपेंशन, जिसको कि ग्लास एक्सपेंशन भी कहा गया, और ये गामा जी बराबर 3 अल्फा जी हो जाएगा। गामा आर बराबर गामा ए प्लस 3 अल्फा जी भी लिख सकते हैं। ये बात हो गई इसकी। और अब आपको यहाँ पे बात देखने को जो मिलेगी वो है प्रोसेस कौन सा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है सर? एक होता है आपका क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में होता है पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। अब यहाँ पे अगर कहा जाए ये लास्ट हेडिंग है आज की पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, मैं आपको जो है एक सवाल भी लगा के दिखाऊंगा। ये है पीवी की पावर n बराबर कांस्टेंट, पीवी की पावर n बराबर कांस्टेंट। ध्यान रहे ये n गामा के बराबर नहीं होना चाहिए। गामा के बराबर नहीं होना चाहिए मतलब क्या, 5/3 ना हो, 7/5 ना हो, 4/3 ना हो, इसके अलावा कुछ भी होगा तो ये चलेगा। क्या बताना चाहते हैं कि यहाँ पे मैं मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करना चाहता हूँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहली बात समझिए कि आपका जो है जो इंटरनल एनर्जी का मामला जो होता है वो हमेशा यहाँ से शुरू होता है, dq बराबर du प्लस dw। ये हो गया mc dt du प्लस pdv, c बराबर du प्लस pdv अपॉन ndt, c बराबर du अपॉन ndt प्लस में हो गया pdv अपॉन ndt। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो du अपॉन ndt का टर्म लिखा हुआ है ये आपका cv हो गया है, c बराबर cv प्लस pdv अपॉन ndt। आप चाहें तो इसको एक इक्वेशन दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे लौट आइए pv की पावर n बराबर k से। यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे हमें देखना है कि क्या मैं जो है यही रिजल्ट टी और बी में ला सकता हूँ। कहेंगे पीवी बराबर आर टी लगा दीजिए, तो पीवी बराबर आर टी, तो आर टी अपॉन बी, बी की पावर एन बराबर के, आर टी बी एन माइनस 1 बराबर के, और टी वी की पावर एन माइनस 1 बराबर के। ये हो गया है आपका, और यही आपका लॉ, बट इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब आपको करना यह है कि आपको इसको डिफरेंशिएट करना है और dv अपॉन dt की वैल्यू निकालनी है। तो t को आपने रोक लिया, n माइनस 1 v की पावर n माइनस 2 dv हो गया, प्लस v की पावर n माइनस 1 हो गया, dt हो गया, और यह डिफरेंशियल k जो कि कांस्टेंट था 0 हो गया है। अब पूछा जाए n माइनस 1 t v की पावर n माइनस 2 dv बराबर माइनस का v n माइनस 1 और ये dt हो गया है। dt को अगर मैं नीचे ले आऊं यहाँ पे तो dv अपॉन dt हो गया, ये n माइनस 2 था। हाँ, तो ये कह रहा था मैं कि यहाँ पे n माइनस 1 है, यानी कि अगर ये 10 माइनस 1 9 है तो ये 10 माइनस 2 8 है। तो जब आप इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक पावर v की रह जाएगी, t नीचे आ जाएगा, और ये जो n माइनस 1 है ये भी आपको नीचे ही दिखाई पड़ेगा ऐसा। अब अगर यहाँ पे जो है 1 और 2 का यूज करें और dv अपॉन dt रख दें तो c बराबर आपको मिल रहा है cv, c बराबर cv
और साइन तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि माइनस आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा, और माइनस में क्या होगा, यानी C बराबर CV माइनस R अपॉन n माइनस 1। ये आपको याद रखना चाहिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने के लिए, ध्यान रहे। C बराबर CV माइनस R अपॉन n माइनस 1। अब मैं आपको जो है यहाँ पे सवाल की बात करता हूँ। एक सवाल ही जरा इसके ऊपर देखिए। सवाल कह रहा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालिए उस गैस के लिए जिसका कि PV की पावर 2.5 बराबर K चल रहा है, और हाँ ये गैस जो है आपकी डाई एटॉमिक है। अब बताइए क्या होगा, कहेंगे सुनिए। CV का फॉर्मूला होता है R अपॉन गामा माइनस 1, और ये गामा हो गया 7/5, डायटोमिक है ना। तो C बराबर CV माइनस R अपॉन n माइनस 1, R अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन R अपॉन n माइनस 1। ये 7/5 माइनस 1 माइनस R अपॉन n, PV की पावर n से तुलना करोगे तो n बराबर 2.5 पा जाओगे, जिसको मैंने 5/2 कर दिया। तो ये 5R/2 हो गया, और यहाँ पे ये आ गया 2R/3। एलसीएम 6 ले लीजिए तो ये 15R हो गया, ये 2 दूना 4R हो गया, और आंसर C बराबर 11R अपॉन 6 हो गया। ये हुई बात हमारे पास आज की रिवीजन ऑफ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग, और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी थे और प्रॉब्लम भी थी रिगार्डिंग क्या कहेंगे, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। और हाँ, बात ध्यान रखिएगा जो मैंने आपसे कल कहा था, साइंटिफिक तौर पे साइंटिफिकली हम लोग जो है विज्ञान के जो विद्यार्थी रहे हैं, बहुत समय से जो है हम फिजिक्स पढ़ा ही रहे हैं। तो आप भी और हम भी जो है किसी भी ऐसी बात को जो है जो वैज्ञानिक नहीं होगी, हमारा दिल दिमाग आत्मा उसे स्वीकार नहीं करती। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल एक वीडियो देने वाला हूँ, उसको और आप फॉलो करेंगे तो ये तो फ़ायदा होगा ही होगा, आपको और भी फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे कि मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी का बढ़ जाना, जैसे कि सुबह जल्दी उठ जाना, जैसे कि आपका पढ़ाई में खूब ज़्यादा मन लगना शुरू हो जाना, वगैरह वगैरह। इंतज़ार करें। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।